हरे कृष्णा क्लास 10th कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके प्रचल ज्ञान कीड़ा में। जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम्स की डेट फाइनल हो चुकी है क्लास 10th 12th के लिए। 4 मई से हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने एनसीईआरटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली होगी और एनसीईआरटी के बाद अब बारी है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की, ताकि हमारी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। एनसीईआरटी एक कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए होते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने ज्ञानी क्रीड़ा के प्लेटफॉर्म पे उन बच्चों के लिए पीवाईक्यू की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसके रिगार्डिंग हमने 2011, 12, 13 और 14 के पेपर को खत्म कर लिया। ऐसे हम 2020 तक जाएंगे। तो लास्ट 10 ईयर का हम लोग का टारगेट है। और एक अंदाजा अगर आपको बता दूं, 10 साल में मान के चलो, एक साल में जो एक पेपर है उसमें मिनिमम मान लो 35 क्वेश्चंस होते हैं। तो 35 क्वेश्चंस हैं और हमारे पास कितने पेपर हम लोग करने वाले हैं? 10 पेपर करने वाले। तो 350 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन हम लोग इसमें करने वाले। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने यहां पर जो आपके सिलेबस में रिड्यूस हो चुका है, जो नहीं आने वाला, उसको मैंने मार्क किया हुआ कि ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं करना है। इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज है सर एनसीईआरटी में कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने। मैंने सारा यहां पर बताया हुआ है। जो बच्चे नए हैं, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है और एनसीईआरटी एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है। ठीक है, जितने भी टॉपर्स होते हैं इस बुक को काफी बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यहां से एज क्वेश्चन आता है, वो हमने सीरीज खत्म कर ली है और अब हमने स्टार्ट की पीवाईक्यू की सीरीज। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी उस चैनल को आप सारे वीडियोस देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जैसी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आगे जाके आपको आए तो आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले 2015 के पेपर को, है ना। 2015 के पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन थे, कैसे कैसे टाइप्स के थे, 1 मार्क्स से कितने, 2 मार्क्स से कितने, सारा डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हर क्वेश्चन में यहां पर कॉन्सेप्ट को बताया गया है। मेन चीज कॉन्सेप्ट होती है, ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट को लगाना कैसे, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहां पर डिस्कस किया है। तो बिना आपको कीमती समय बर्बाद किए चलते सीधा वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 2015 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले 2011, 12, 13 और 14 हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने ये सीरीज नहीं देखी है पहले की वीडियोस, देखो सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार बोर्ड में अगर आपको 95 प्लस लेके आना है तो 2 कैटेगरी हो सकती है आपकी, या तो आप बेसिक से हो सकते हो, आप स्टैंडर्ड से हो सकते हो। अगर आप बेसिक से बिलोंग्स करते हो तो आपने क्या करना है, एनसीईआरटी करनी है। तो एग्जाम्पल आप छोड़ सकते हो, एनसीईआरटी अच्छे से कर लो आप, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लो, साथ ही साथ लेटेस्ट पैटर्न के 2-3 पेपर कर लो, आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड से हो तो आपको एनसीईआरटी पूरी करनी पड़ेगी। पूरी का मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, पूरा मतलब पूरा हर एक चीज करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। चाहे आप बेसिक से हो चाहे स्टैंडर्ड से हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर रखा है तो 100% श्योर है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपने नहीं देखा होगा। अगर आपने सही ईमानदार सॉल्व किया तो हर क्वेश्चन को अच्छे से बना के आ पाओगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज निकाली है हम लोगों ने आपके लिए। तो इस वीडियो को देखिए और हर उस दोस्तों तक पहुंचाइए जो क्लास 10th में है, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। द क्वेश्चंस जो है, अभी तक 34 क्वेश्चन थे, लेकिन अब 31 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, जो कि 4 सेक्शन में बांटे गए हैं, ए बी सी और डी पे। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, और डी में 11 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के। और कैलकुलेटर जो है इस्तेमाल करना अलाउ नहीं है बच्चों के लिए, लेकिन टीचर के लिए है। तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करना। तो सेक्शन ए की तरफ चलते हैं। ये रहा पहला सेक्शन ए। इसमें हमारे पास 1 से 4 क्वेश्चन है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं 4। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इफ x इज इक्वल टू -1/2, अगर x की वैल्यू -1/2 दे रखी है, ये क्या है, इज अ सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उस इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वहां पर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू दे रखी है। ये वैल्यू का मतलब क्या, x की वैल्यू दे रखी है -1/2। अगर हम इसको पुट करते हैं, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अगर हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड करेगा इसको। ठीक है, और k की वैल्यू हम लोग को निकालने, सिंपल सा क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हमारे पास 3x², ठंड मैं स्लो से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठंड बहुत ज्यादा है इस समय। ठीक है, तो हाथ सही से काम नहीं करता तो राइटिंग गंदी आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान से, है ना। तो x के लिए -1/2 है, तो जहां पर x² मतलब -1/2 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। ठीक है, प्लस में 2kx, तो 2 इंटू k कितना हो गया, k को k रहने दो, इंटू x से -1/2 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस में 3 बराबर में 0 आ जाएगा। तो अगर ये माइनस है और जब भी पावर इवन होती है तो माइनस हमेशा रिमूव हो जाता है, तो माइनस की झंझट नहीं होती। तो ये हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया और k आ गया -3 कितना आ गया, 0 निकल के आ गया। तो अगर 3/4 माइनस का 3, नीचे कुछ नहीं 1, k वहां जाके प्लस हो जाएगा।
ये आएगा कितना, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4 आएगा, तो 3 माइनस में 4 3 12 इक्वल टू के आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का 9 अपॉन पे 4 इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या आ गई -9 अपॉन 4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, याद रखना आपने सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे उसको सेटिस्फाइड करेगा, वहां से हम के की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है द टॉप्स ऑफ टू टावर ऑफ हाइट x एंड y, दो टावर दे रखे हम लोग को, एक टावर मान लेते हैं ये है ए बी, ठीक है, दूसरा टावर क्या दे रखा है P को दे रखा है हम लोग को, ठीक है। कह रहा है एक की हाइट x है, तो एक की हाइट x मान ली, एक की हाइट क्या मान ली हमने y मान ली, सबस्टेंड एट एंगल्स 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो x वाला कितने डिग्री एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और y वाला कितना बना रहा है 60 डिग्री का एंगल हमारे पास बना रहा है रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट। तो इन दोनों के फीट को जोड़ने पर जो सेंटर है, मतलब इसका मतलब ये जो लाइन इसके इक्वल होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर मैं इसे z मान लूं तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी z हो जाएगा। तो कह रहा है फाइंड द x रेशियो, हम लोग को y निकालना, मतलब पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर y की वैल्यू निकालेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। पहले हम किस ट्रायंगल, इस पॉइंट को नाम दे दो C, पहले ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हमारे पास है, एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक मैंने क्या कहा था ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस, जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है उसको उठा लो, वहां से इक्वेशन जो भी निकल के आता है वहां से कंपेयर करके अपना आंसर आ जाता है। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ए बी अपॉन पे बी सी, ठीक है। तो आएगा ए बी अपॉन पे बी सी, क्या होता है ये 10 होता है, पी अपॉन बी का मतलब क्या 10 होता है, और एंगल कितना 60 डिग्री। अच्छा ए बी कितना दिया है, ए बी तो वाई दिया है, और बी सी कितना हमारे पास जेड है, और 10 60 कितना होता है, वो होता है √3। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कोई प्रॉब्लम आती है याद करने के लिए, तो मैंने इसके ना बहुत ही सिंपल ट्रिक बताई है, सोचो केवल ट्रायंगल बनाना है और सारी वैल्यूज याद, ऐसे मैंने एक वीडियो डाली हुई है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री टेबल, वो देखना, बहुत काम किया, आपके लिए सच बता रहा हूँ बहुत काम किए। उसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको सिर्फ ट्रायंगल बनाना है, या फिर ट्रायंगल बना के दिमाग में चीजें याद रख सकते हो। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जरूर देखना, और जिसने देख लिया वो कमेंट करके बताना कि हाँ सर मैंने देखा हुआ है, और जिन्हें नहीं देखा वो देख के कमेंट करना कि मैंने देख लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो निकल के आएगा y बराबर में आएगा z√3, ये y के लिए आगे इसको यहीं छोड़ देते हैं। दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा PCB पे काम करेंगे, तो आएगा सॉरी PCQ पे काम करेंगे, तो PQ अपॉन पे CQ है ना, ये क्या आएगा P अपॉन पे B, क्या होता है P अपॉन B 10 होता है, 10 30 डिग्री। अच्छा PQ कितना देखा x दे रखा है, CQ कितना तो z है, और 10 31 अपॉन √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर में आ गया z रूट पे 3 निकल गया। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात हमारे पास नहीं होगी। हमें बोला गया था x रेशियो y निकालना, अभी निकाल देते हैं। तो x रेशियो y का मतलब ये हुआ, x कितना दे रखा है, x दे रखा है z अपॉन पे √3, ठीक है। रेशियो y कितना दे रखा है, z√3 दे रखा है। अब √3 को हटाना है तो एक काम करते हैं, यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक काम करते हैं यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे तो ये भैया कैंसिल हो गया, तो आएगा z रेशियो और √3 कितना होता है 3 होता है, 3z आ गया, तो z से z कैंसिल हो गया, 1:3 जो है निकल क्या, x रेशियो y कितना आ गया 1:3 निकल के आ गया। तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ है तो आप ऐसे क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, मैं क्या, हर क्रिएटर हर यूट्यूबर आपको यही बोलेगा सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी ही करनी है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं करी, देखो बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं वो सुन ध्यान से, ये हमारे टाइम पे भी क्या करते थे, जो मेरे दोस्त वगैरह थे, कि एनसीईआरटी नहीं करी अभी, है ना, और कोई भी यूलाई का सैंपल पेपर आ गया, ओसवाल का सैंपल पेपर, कोई भी मार्केट सैंपल पेपर आ गया ना, बिना एनसीईआरटी करे पहले सैंपल पेपर ले लेते हैं, और सैंपल वो देके करते रहते हैं। अब उससे क्या क्वेश्चन को याद कर रहे होते हैं। देखो एक याद करना अलग बात है, और कॉन्सेप्ट अगर आपको पता तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करना अलग बात है। तो बच्चे क्या करते हैं, यूलाई खरीद लेंगे, एनसीईआरटी नहीं किया, लेकिन उसको क्वेश्चन को याद करना स्टार्ट कर देते हैं, और भूल गए। कितने क्वेश्चन याद रख लोगे यार, कितने क्वेश्चन याद रख लोगे, हजारों हजारों क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन याद होंगे। इसलिए आपको पहले बहुत समय, 4 महीने का समय अभी भी है, अभी भी किसी ने कुछ नहीं किया ना, अभी भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। 4 महीने बहुत ज्यादा होते हैं तैयारी के लिए, ठीक है, इसलिए अभी से लग जाओ। लेकिन हाँ, पहले अगर टाइम ज्यादा था तो 1-1 घंटे पढ़ रहे थे, फिर टाइम थोड़ा कम हो 2-2 घंटे, लेकिन अब टाइम और कम है तो 3-3 4-4 घंटे बढ़ाओ अपने, और आराम से पढ़ो। कोई भी दिक्कत होती है एनसीईआरटी से रिलेटेड, एनसीईआरटी एग्जाम करनी है, पीवाईक्यूज करनी है, या कोई भी अलग चीज करनी है, सारा का सारा आपको ज्ञान अकेडमी के प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, आप जाके एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन करने से पेन को चेंज करते हैं, सुंदर सा पेन लेते हैं। कह रहा है अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उसमें से एक लेटर को उठाया गया है, चूज किया गया है, और बताना कि वो प्रोबेबिलिटी निकालने, बताना कि कॉन्सोनेंट हो। देखो ध्यान से, जो अल्फाबेट होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जो अल्फाबेट होते हैं वो टोटल होते हैं हमारे पास कितने, 26 होते हैं। ए अल्फाबेट मतलब ए से जेड तक 26 होते हैं। 26 में से आपके जो 5 कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स होते हैं। क्या होते हैं ये वॉवल्स होते हैं। और बचे कितने, 25 में से 5 गए तो 21, 21 जो है हमारे पास वो क्या होते हैं,
कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। हमें पूछा गया प्रोबेबिलिटी बतानी, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? कॉन्सोनेंट की। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया था? वो खुद कितनी बार है, कॉन्सोनेंट कितने 21 है और टोटल कितने हो गए 26 निकल के आ गया। ये हो गया प्रोबेबिलिटी टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। अगर वोवल पूछता तो 5/26 निकल के आता। अगर प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत है, वन शॉट में वीडियो खत्म किया, हजारों की संख्या बच्चों ने वीडियो बहुत पसंद की है। अगर आपने देखा, सर्च करो प्रोबेबिलिटी बाय ज्ञान निकिड़ा, एक ही शॉर्ट में वीडियो है और सारा का सारा ज्ञान उसके अंदर भर रखा है। जाओ उस वीडियो को देखो। और प्रोबेबिलिटी से कोई भी क्वेश्चन आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कह सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, स्कोरिंग होता है इसलिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर। In a given figure, PA and PB are tangent to a circle with center O such that APB equal to 50 degree। तो हमारे पास क्या है? AP tangent है, BP tangent है। आपको पता है P क्या एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल में जितने भी जो दो टेंजेंट खींचे आते हैं उनकी लेंथ क्या होती है? बराबर होती है। थ्योरम भी है, आता है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो ये हमने सॉल्व भी किया, प्रूव भी किया हुआ है। तो ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अच्छा ये 50 दे रखा है तो कह रहा व्हाट इज द OAB। OAB ये वाला एंगल हम लोग को निकालना। अच्छा ये वाला एंगल निकालना। ठीक है, देखो अगर इस वाले एंगल को निकालना, अगर मैं इस ट्रायंगल को बंद कर दूं इस तरह से, है ना, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। क्या सिंपल हो जाएगा? अगर मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, अगर मेरे को ये पता चल जाए और ये पता चल जाए तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल दे रखे तीसरा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसे निकालते हैं, वैसे निकालने की कोशिश करते हैं क्या निकल के आता है। अब देखो ध्यान से, अगर आपने ध्यान से चैप्टर नंबर 10 के इंट्रोडक्शन अगर मेरी वीडियो देखी है तो मैंने कहा था कि एंगल P और एंगल O क्या होते हैं? आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। क्लियर है? तो एंगल P प्लस में एंगल O कितना हो गया? वो हो गया 180। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? दो एंगल को जोड़ने पर जब 180 आता है तो सप्लीमेंट्री बोलते हैं, दो एंगल को जोड़ने पर जब 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल P दे रखा 50 डिग्री और प्लस में एंगल O की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल O कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस में 50 डिग्री। तो 180 में से 50 क्या आएगा? 130 डिग्री जो है एंगल O की वैल्यू निकल के आएगी। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। अच्छा ये तो निकल गया, यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा एक और बात ध्यान सुनो, ये ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये वाली साइड क्या है? रेडियस है। ठीक है, ओ भी क्या है? रेडियस है। किसी भी ट्राइंगल पे अगर दो साइड इक्वल होती है ना तो उनके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। मैंने जब मैंने एग्जाम्पल की सीरीज कराई थी, यहाँ ये वाला जो थ्योरम मैंने बहुत इस्तेमाल किया था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी के ऊपर होते हैं, इसलिए आज से याद कर लो। किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल दे रखी है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर ये x मान लूं तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल मिल गया हमें। अब काम कर लेते हैं, तुम क्या बोलेंगे? अब इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? AOB की बात कर रहा हूं मैं। तो ये x प्लस में 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस में 130 डिग्री और यहाँ से आएगा 2x इक्वल टू 50 डिग्री और x हो जाएगा 50/2 जो कि आ गया 25 डिग्री निकल के आ गया। और x क्या माना हम लोगों ने? OAB। तो एंगल OAB फाइंड आउट करना था जो कि 25 डिग्री निकल गया। बोलो कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी को जो है आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, लिखता हूं मैं, क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं कि एंगल्स, लिख लेना। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल इन अ ट्रायंगल। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर बी की तरफ। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 to 10 कैरी 2 मार्क्स ईच। 2 मार्क्स रहेंगे, 5 क्वेश्चन हम करने वाले हम लोग। इन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखो AB, एक चीज देखो ध्यान सुनना, जब भी किसी क्वेश्चन को करो ना तो क्वेश्चन क्या, मतलब नॉर्मल बात बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम किए। कोई भी काम अपनी लाइफ में करो ना तो करो एकाग्र चित्त होके। क्या करोगे? एकाग्र चित्त। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है किसी भी काम को करो तो सिर्फ उसी काम को करो। समझे? मतलब अगर आप खेल रहे हो, खेलना बुरा नहीं, अगर आप खेल रहे हो तो उस समय पढ़ाई की टेंशन नहीं, सिर्फ खेलने पर ध्यान होना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाने पर ध्यान हो। अगर आप PYQ की सीरीज कर रहे हो तो सिर्फ सीरीज कर रहे हो। पढ़ने बैठे हो तो सिर्फ पढ़ने बैठे हो। और टीवी देख रहे हो तो सिर्फ टीवी देख रहे हो। ये करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो ना, हम लोगों ने अपने माइंड को ना बहुत ज्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। कैसे? अगर हम खाना भी खा रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं, क्राइम पेट्रोल चल रहा है उसको देख रहे हैं, है ना। अगर हम पढ़ने बैठे हैं तो फोन लेके बैठे, व्हाट्सएप का क्या कहते हैं उसमें नोटिफिकेशन आया है, उसके फेसबुक नोटिफिकेशन आ रही है, उसको चेक कर रहे हैं, फिर साथ में पढ़ रहे हैं, फिर टेंशन हो रही है, पेपर आ रहा है, पेपर आ रहा है। पेपर जब आएगा तब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी हम पढ़ने बैठे हैं और सिर्फ पढ़ने बैठे, क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे तो सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सारा फोकस उसके अंदर। अगर आप ऐसे काम करते हो इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो जो काम कर रहे हो उसको बिल्कुल एब्जॉर्ब होकर करो और वही काम करो उस समय। दिमाग को यहां वहां नहीं भगाना। कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि
एक कहा मतलब होता है मतलब एक ही जगह जो है गोल जो हमारा हो उसी की तरफ फोकस होना चाहिए, यानी कि हमारा बहुशाखा, बहुत जगह नहीं, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी सोच रहे हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, नहीं। जो कर रहे हो, ट्यूशन पढ़ रहे हो तो केवल ट्यूशन में फोकस होना चाहिए, सारा जो टीचर पढ़ा रहा है, सुनने बैठो तो ध्यान से सुनो, ठीक है, किसी को कुछ बता रहे हो तो ध्यान से बताओ कि हर एक चीज बताओ, तो हर एक चीज को आपको एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, हर चीज ना बड़ी इंटरेस्टिंग और मजेदार बन जाती है। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो मैं ऐसा एज्यूम करो कि मैं अभी खुद बैठ के पेपर को कर रहा हूँ और आपको सॉल्व बता रहा हूँ, तो बड़ा मतलब मजा सा आ रहा है मेरे को, कि ये लग रहा है अरे वाह ये क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे है वैसे है, तो आपको मजा आएगा कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा गया, अच्छा इसमें ये वाला क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट, अच्छा इसमें ये फॉर्मुला लगाना है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो आपको आइडिया आता लग जाएगा कि अच्छा इसमें ये वाला फॉर्मुला है, इसका ये डायग्राम है, ये एनसीईआरटी से पूछा है, एनसीईआरटी एग्जाम में पूछा है, कब होगा, जब हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ये बहुत जरूरी है आपको एग्जाम में 95 लाने के लिए। तो कुछ भी काम करो, क्या करना है, एकाग्रचित्त होके करना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ए बी इज द डायमीटर। अब ए बी क्या है, ध्यान सुनो, ए बी क्या है, डायमीटर दे रखा, ओके ठीक है। और 80 इज टेंजेंट, अच्छा 80 टेंजेंट है, ठीक है। और AO की 58 है, फाइंड ATO, क्या निकालना है, ATO, ये वाला एंगल हम लोग को निकालना है, ठीक है। अच्छा इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल आ रहा है, तो अगर मेरे को ये वाला एंगल मिल जाए और ये वाला एंगल मिल जाए तो मेरा काम बन गया, सिंपल है। अगर मेरे को ये वाला एंगल मिल जाए और ये वाला एंगल मिल जाए तो मैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा के दोनों को जोड़ के 180 से घटा के निकाल लूंगा, सिंपल है। तो मतलब इसको निकालने से पहले मेरे को दोनों एंगल निकालने पड़ेंगे। अब देखो बहुत सिंपल है, अब आपको पता है ओ ए क्या है, रेडियस है, और ए क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर टेंजेंट है। आपको पता है थ्योरम भी सबसे पहला थ्योरम है चैप्टर 10 पे कि रेडियस जो होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। आपको पता होना चाहिए कि ओ ए क्या है, परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ए टी के ऊपर परपेंडिकुलर है। इट मींस एंगल ओ ए टी निकल के आ गया 90 डिग्री। कोई दिक्कत की बात नहीं, तो ये तो निकल के आ गया 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से, अच्छा फिर से वाली बात, ओबी, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, तो ओबी क्या है, रेडियस, ओ क्यू क्या है, रेडियस, इसका मतलब अगर मैंने इसे एक्स माना है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, एक्स ही होगा, ये वाला एंगल भी कितना होगा, एक्स होगा। अब आपको एक और चीज बता रहा हूं, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी क्लास में पढ़ी जाती हैं। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, पता होगा आपको, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी ओ क्यू में लिख सकते हैं कि एंगल ओ बी क्यू, ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस में एंगल कौन सा, बी क्यू ओ, बी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल कितना होगा, ए ओ क्यू होगा। ए ओ क्यू क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं सम ऑफ टू, जो चीज नई सुनने को मिले ना उसे नोट कर लेना, टू इंटीरियर एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये हो गया। तो x प्लस में x आ गया कितना, 58 डिग्री आ गया, तो आ गया 2x इक्वल टू 58 डिग्री, तो x कितना निकल के आ जाएगा, x आ गया 58 अपॉन पे 2, जो कि आ गया 29 डिग्री निकल के आ गया x की वैल्यू। अब मेरे को ये वाला एंगल भी मिल गया, अब मिटा देते हैं इसे, ठीक है, तो इस वाले को मिटा देते हैं। अब देखो जो जो काम का वही लिखते हैं अब, ठीक है, तो ये आ गया पास 29 डिग्री निकल के। अब ये 29 पता है, ये 90 पता है, नहीं निकाल सकते हैं। तो बात करेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी टी के ऊपर काम करेंगे, तो एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल टी को क्या बोलेंगे, एंगल टी को ए टी क्यू, तो एंगल ए टी क्यू इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री लगेगा। एंगल ए कितना, 90 डिग्री, बी कितना है 29 डिग्री, प्लस में ए टी क्यू तो निकालना है, इक्वल टू 180 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जाएगा कितना, 9 टू 11, 119 प्लस में एंगल ए टी क्यू इक्वल टू कितना जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा एंगल ए टी क्यू पर हमें आएगा 180 माइनस में 119 आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ फटाफट से, 61, तो 61 डिग्री निकल के आ जाएगा। ए टी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 61 डिग्री। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर दो थ्योरम लग रहे हैं, कौन कौन से लग रहे हैं, पहले बात तो है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल, तो पहले थ्योरम ये लगा, यहाँ पर दूसरा क्या लगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो ये दो थ्योरम ना इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 पे बहुत ज्यादा लगते हैं। अगर आपको चैप्टर 10 ये सारे थ्योरम मैंने बताया हुआ है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया है एनसीईआरटी के। अगर आपको एनसीईआरटी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, बार बार कह रहा हूं, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, बस लिखो और सर्च करो बाय ज्ञानी, आपको चीजें मिलनी, आपको चीजें 99% मिल जाएगी। अभी मैं काम कर रहा हूँ इस सीरीज के बाद, मैं सोच रहा हूँ फटाफट से जो आरडी शर्मा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, डेली एक सीरीज लेके आऊँ, डेली हम लोग 5 से 10 क्वेश्चन करें आरडी शर्मा के। अगर आपको आइडिया अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। इसके ऊपर मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम डेली 5 से 10 क्वेश्चन जो है ना आरडी शर्मा के डेली सॉल्व करेंगे, और वो थोड़े टफ क्वेश्चन लेंगे हम लोग, ताकि ना उससे भी आपके आरडी शर्मा भी लोग बच्चे कहते हैं सर आरडी शर्मा करो, तो वो भी चलता रहेगा साथ साथ में। अगर 4 महीने में कितने हो गए, मान लीजिए 30 दिन भी होते हैं, तो 30 चौक 120 हो गया। अगर 120 हमारे पास दिन है, और मैं हर दिन में अगर हम लोग 10 क्वेश्चन मान लो आरडीसी में एटलीस्ट करते हैं, तो हमारे पास 1200 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एग्जाम से पहले पहले। अरे वाह सर, मल्टीप्लाई बड़ी ताकत होती है, यस। तो 1200 क्वेश्चन
तैयार हो सकते हैं, ये तो चलता रहेगा साथ में भी। तो अगर आप भी इसमें सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देना, फिर हम लोग उसके ऊपर भी काम करेंगे, आपके लिए सब कुछ, आपके लिए कुछ भी, ठीक है, बच्चों के लिए कुछ भी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, हम सॉल्व करना वो कर देते हैं अभी। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट में क्या डाला हुआ है, इसको ओपन कीजिए ना। हरे कृष्णा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, इसको ओपन करेंगे तो आएगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर। अब इसको ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो, 4 को देखो, x को देखो, a को देखो, 4 को देखो, सबको ध्यान से देखो। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर, कैसा, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल, इसको भी रहने दो। इसको लिखते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको अभी ऐसे ही रहने दो, इक्वल टू हो गया 0। अब ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर। पहले दिया मैंने 2 किया, इनटू पर a किया, इनटू पर b किया, चेक करो क्या ये आ रहा है, 2 2 जा 4, अरे वाह x, ठीक है, इसका काम बन गया। तो ये क्या बन गया, कुछ नहीं है, ये बना 2x माइनस में a स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, माइनस में b की पावर 4 को भी लिखो, b स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अपने यूज किया, खत्म है। अब ये बन गया टोटल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या लगाएंगे, ये हो जाएगा, एक बार लिखेंगे प्लस में, ठीक है, और फिर एक बार लिखेंगे, हम लोग एक बार लिखेंगे माइनस में, बोलो कोई दिक्कत, इक्वल टू क्या हो गया, 0 क्या। अब इसको एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो एक बार आ गया 2x माइनस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और ऐसे x निकल के आ जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर अपॉन पे 2। ये आ गई x की पहली वैल्यू, ठीक है। दूसरा एक बार इसके अराउंड 0 करो, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा, तो x इक्वल टू जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर अपॉन पे 2 निकल के आ जाएगा। तो ये जो है 2x किलो निकल के आ गया, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चीज और ध्यान रखना, जब भी पीवाईक्यू की सीरीज को लास्ट ईयर की ना, तो आपने क्या करना है, इसको ना कॉपी कर लेना, एक कॉपी में एक कॉपी बनाना, ठीक है, उसमें 10 साल जितने भी मैं क्वेश्चन में करा रहा हूं ना, उस सबको ना लिख लेना, उसको खुद सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन पेपर तो मैं अब हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो पीडीएफ निकाल के ना उसे डाउनलोड कर लो के, और प्रिंट आउट निकाल लो, और एक फाइल बना लो, और उसमें ना सारे 10 के 10 पेपर्स में संभाल के रखो, और साथ में एक कॉपी बनाओ जिसमें सारे के सारे ना आप आंसर को लिखो, तो एग्जाम टाइम में फटाफट से उसको देख के रिवीजन हो जाए। और ना जो जितने भी ये लोग होते हैं ना पब्लिकेशन वाले, जो कि सैंपल पर निकालते हैं, यकीन मानो ये प्रीवियस ईयर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही कलेक्शन होते हैं, जो कि लेटेस्ट पैटर्न में डाल के आप लोगों के सामने 300-400 में परोस देते हैं, और हम लोग खा भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग थोड़े समझदार बने, ठीक है, तो सारा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, कहां पर है, सब जगह है, लेकिन ज्ञान कीड़ा के अंदर भी एक समराइज करके दे रखा हम लोगों ने, तो इससे कॉपी के फॉर्म पे बनाओ, वही आपका सैंपल पेपर हो जाएगा। लेटेस्ट पैटर्न में देखो यार, पैटर्न चेंज होता है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता है, क्वेश्चन तो हमेशा वही रहता है, पैटर्न ऊपर नीचे हो लेकिन क्वेश्चन तो वही आने हैं ना, इसलिए पैटर्न से कभी घबराओ मत। और लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर भी मैं 4 से 5 क्वेश्चन पेपर जरूर कराऊंगा, भरोसा रखो, सब कुछ करा के दूंगा, लेकिन चलो अभी साथ साथ चलो, यहाँ वहां नहीं, ठीक है। हमेशा हमें एक जगह फोकस करना, अगर ज्ञान कीड़ा से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल भरोसा, जिस टीचर से भी पढ़ रहे हो, मैंने कहा मुझसे पढ़ो, जिससे मैथ पढ़ रहे हो तो उस पर भरोसा रखो कि वो बहुत अच्छे से कराएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। क्यों ऐसा, क्यों हम लोग गलती क्या करते हैं ना, हम लोग ना 100 अलग अलग जगह पर ना केवल 10-10 फुट गड्ढा खोद रहे हैं, 100 अलग अलग जगह पर केवल 10-10 फुट गड्ढा खोदेंगे तो पानी नहीं आएगा। एक ही जगह पर अगर हम 100 फुट गड्ढा खोदे ना, तो ही पानी निकल के आता है। इसलिए एक चीज पे निरंतर हमें मेहनत करनी होगी, तो ही सफलता होगी। 10 जगह यहाँ हम घूमेंगे तो फिर क्या हो, कंफ्यूज और हो जाएंगे, तो कुछ सोल्यूशन निकल के नहीं आएगा, इसलिए फोकस होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 था, क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट टी आउटसाइड अ सर्कल, ये सेंटर ओ दे रखा है, टी आउटसाइड सर्कल दे रखा है, टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू, टीपी एक टेंजेंट है और टीक्यू भी टेंजेंट है, ठीक है, दोनों की लेंथ बराबर होती है, ड्रॉन प्रूव दैट ओटी, ओ और टी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट पीक्यू। अच्छा, ओटी जो है वो राइट बाइसेक्टर किसका, पीक्यू का, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो है ना राइट बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाली साइड इसके बराबर है, और साथ साथ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना है। राइट का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री पर, बाइसेक्टर मतलब क्या हो रहा है, दो भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो ओटी क्या कर रहा है, ओटी पीक्यू को दो भागों में तो बांट रहा है, साथ साथ में कैसे बांट रहा है, परपेंडिकुलरली बांट रहा है, ये हमें प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है, और साथ साथ इक्वल दिखाना है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री दिखाना, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग कुछ मान लो टी मान, टी नहीं पी तो क्यों ए मान, ठीक है। तो अगर इसको इसके बराबर दिखा दो, ये जो साइड है पी ए किस ट्रायंगल का पार्ट है, इस ट्रायंगल का पार्ट है, और ये ए क्यू किस ट्रायंगल पार्ट है, इस ट्रायंगल पार्ट है। अगर मेरे को ये इसके बराबर दिखाना है, इसका इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, तो अभी कर देते हैं, तो आओ बात करते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल पी ए टी, ठीक है, एंड ट्रायंगल कौन सा, टी ए क्यू में हम बात करेंगे। तो आपको था पी टी किसके इक्वल होगा, पी टी इज इक्वल टू क्यू टी, क्यू क्योंकि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सियल पॉइंट टू द सर्कल इक्वल, थ्योरम में पढ़ा हुआ हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा थ्रू थ्योरम।
ठीक है, तो ये हो जाएगा पहली बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात क्या हो गई? दूसरी बात ये हो गई जी, क्या कहते हैं हमारे पास ये वाला जो एंगल आपको होता है इसके इक्वल होता है, जब हमने पढ़ा था ये, अगर हम बड़े वाला एंगल इसको दोनों कॉमन करे ये दोनों एंगल इक्वल निकल के आता है, इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। तो एंगल पी टी ए इक्वल टू एंगल ए टी क्यू, ये होता है इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, हमें पता ही है। ठीक है, दो चीज हो गई। अब बताओ क्या है, और ए टी इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, ए टी इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, इसका मतलब ए टी इक्वल टू ए टी क्या हो गया, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे साइड एंगल साइड, तो बाय यूजिंग साइड एंगल साइड ट्राइंगल पी ए टी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो किसके, ट्राइंगल टी ए के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो इसका मतलब दोनों चीज बराबर होती है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू ए क्यू, ये हो गया बाय किसके द्वारा, सी पी सी टी के बराबर। ये काम तो हो गया, तो पहला काम तो हो गया। अब हम दिखाना कि 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहा है। एक काम करो, आपको पता है ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्यों, बाइसेप्सिटी। तो एंगल पी ए टी प्लस में एंगल टी ए क्यू इज इक्वल टू, सॉरी दोनों बराबर में आपस में बराबर हो, क्यों, क्योंकि बाय सी पी सी टी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा एक बताओ, ये पी क्यू क्या एक लाइन है। ठीक है, इसका जो पूरा एंगल बनेगा कितना, 180 बनेगा। ठीक है, तो एंगल पी ए टी प्लस में एंगल टी ए क्यू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री निकल के आ जाएगा, और दोनों बराबर है। ठीक है, इसको x माना मैंने तो ये भी x हो जाएगा, x प्लस में x इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2x इक्वल टू 180 हो गया, और यहाँ से x कितना निकल के आ गया, x आ गया 180 अपॉन पे 2, तो x आ गया 90 डिग्री। अच्छा, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो गया, ये भी 90 डिग्री प्रूफ हो गया, और दोनों इक्वल हमने प्रूफ कर दिए बाय सिमिट्रिसिटी। तो हम यहाँ कह सकते हैं हेंस प्रूव दैट OT इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। बोलो समझ में आया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। अच्छा, मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म तब निकाल पाएंगे जब ये पता हो कि इसमें टर्म है कितने। मैंने बोला अगर मान लो 11 टर्म है तो आपको पता छठा टर्म मिडिल टर्म होगा, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, बीच में छठा, ये 11 होंगे तो बीच का छठा टर्म होगा। तो पहले में टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने पड़ेंगे। अच्छा, तो अगर एपी में फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं जो कि दे रखा है 6, डी होता है दूसरे टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, 13 में 6 का तो 7 निकल के आते हैं, और ए एन लास्ट टर्म को बोलते हैं 2, 16 हो गया। हमें एन नहीं पता तो क्या दिक्कत है, अभी निकाल लेंगे। हमें पता है ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस में एन माइनस से 1 मल्टीप्लाई डी होता है। अब ए एन के लिए कितनी है, 216 निकल के आ गई। अच्छा, ए कितना है, 6 दे रखा है, एन तो नहीं पता, और डी कितना हमारे पास 7 दे रखा है। अब ये प्लस का 6 या माइनस का 6 हो जाएगा, सबको पता है, इक्वल हो जाएगा एन माइनस से 1 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 216 में से 6 जाएंगे तो कितने आएंगे, 210 निकल के आएंगे, इक्वल टू एन माइनस से 1 मल्टीप्लाई बाय 7। जो मल्टीप्लाई में होता है इधर पलट के डिवाइड में कर दिया जाता है उसको, अपॉन पे 7 इक्वल हो जाएगा एन माइनस में 1। कितना आएगा ये खत्म, ये आएगा मेरे ख्याल से 7 3 30, 30 इक्वल टू आएगा एन माइनस से 1, तो 30 प्लस में 1 इक्वल टू एन हो जाएगा, और एन के लिए कितनी आ गई, 31 निकल के आ गई। इसका 31 टर्म है, तो 15 लगाए मैंने यहाँ पर, 15 लगाए यहाँ पर, ये 16वां टर्म क्या होगा, बिल्कुल बीच का हो गया। देखो ना यहाँ पर 15 यहाँ कर दिए, 15 यहाँ कर दिए, ये 15 15 30 हो गए, बीच में आ गया 31, ये तो कौन सा नंबर आएगा बीच में, बीच में आएगा 16वां। 15 का क्या आएगा, 16वां टर्म जो होगा n इक्वल टू 16 में जो है मिडिल टर्म निकल के आएगा। तो हमें ए क्या निकालना है, A16 निकालना, और A16 क्या होता है, A प्लस में 15 D होता है। ठीक है, अब A कितना हमारे पास 6 है, प्लस में 15 तो D कितने दे रखा भैया, 7 दे रखा है, तो आएगा 6 प्लस में 7 5 जो 35, 7 एकम 7 7 3 10, ये निकल के आएगा 211। और क्या बोल दिया नहीं, ये निकल के आएगा 111, 111 111 निकल के आएगा ना, चेक कर लो। हाँ ठीक है, तो 111 इज द मिडल टर्म। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं 9 की तरफ, फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा है इफ a इक्वल टू 5 टू b और टू अदर b पे 90 डिग्री हमारे पास है। ठीक है, तो इसे मानते हैं a b c हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। a दे रखा हम लोग कितना 5,2 दे रखा है, और b दे रखा हमें कितना 2, माइनस का 2, और c कितना रखा हम लोग को माइनस का 2, t दे रखा है। ठीक है, इस तरह से हमें दे रखा है। अब हमें कह रहा है कि एंगल बी दे रखा 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, हम लोग को टी की वैल्यू निकालनी। क्या होगी, बहुत सिंपल है, देखो साफ सीधी बात है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं ना। तो ए बी का डिस्टेंस और बी सी के डिस्टेंस को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं एसी के डिस्टेंस के बराबर होगा, वही कर लेते हैं। हमें पता है ए सी का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, पहले इनको अलग अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले निकालते हैं ए सी का स्क्वायर, तो इसे इक्वेशन मान लो पुट करेंगे। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर, तो ए सी कितना आएगा, ए सी निकल जाएगा रूट में, है ना, रूट में कितना आएगा टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस में -2 माइनस में 5 का होल स्क्वायर, जो कि निकल के आ गया टी माइनस 2 तो ऐसे ही रहने दो, टी माइनस 2 का स्क्वायर ऐसे रहने दो, और ये आएगा -7 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया ए सी की वैल्यू। अगर मैं स्क्वायर कर दूं यहाँ पर तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो ये निकल के आएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 7 7 49, जो क्या आ गया ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में
2ab प्लस में 49 जो कि आ गया t का स्क्वायर माइनस है 4t और प्लस है 49 है 4 जोड़ेंगे तो कितना 53 निकल के आ जाएगा। मतलब कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास एसी का हो गया। अब बात करते हैं ए बी की। अब ए बी की अगर हम लोग बात करें तो ए बी का भैया ए बी एरा ए बी तो -2 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर तो आएगा -4 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आएगा -3 का स्क्वायर, ठीक है, जो क्या आ जाएगा कितना 16 प्लस में 9 जो कि आ गया रूट में 25 जो कि आ गया 5 निकल के आ गया। तो मैं ए बी का स्क्वायर चाहिए तो ए बी का स्क्वायर इसके बाद 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है, ये वैल्यू निकल गई। अब बचा बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और निकालते हैं तो बी सी यहाँ निकालते हैं तो बी सी इक्वल टू जगह पास रूट में टी माइनस माइनस प्लस हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस में -2 का होल स्क्वायर जो कि आ गया हमारे पास कितना ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, और प्लस में 2 2 4 2 2 4 हो गया और 4 4 16, ठीक है, जो कि आ गया रूट में कितना टी स्क्वायर प्लस में 4t और 16 और 4 कितने हो गए 20 निकल के आ गए। हमें चाहिए बीसी का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा तो बीसी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस में 4t प्लस में 20 ये निकल के आएगा बीसी के स्क्वायर की वैल्यू। अब हम लोग इक्वेशन 1 में सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है, तो एसी का स्क्वायर कितना आया था ये रहा तो हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस है 4t प्लस में 53, ठीक है, इक्वल टू में फिर ए बी का स्क्वायर कितना आया 25 प्लस में ए सी का स्क्वायर कितना है सॉरी बी सी का स्क्वायर आ गया टी का स्क्वायर प्लस में 4t प्लस में 20 हो गया। अब टी स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा 53 ना माइनस का 4t प्लस में 53 इक्वल टू जाएगा कितना 4t प्लस में 45 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर वहाँ पर तो 53 माइनस है 45 इक्वल टू हो जाएगा 4t प्लस में 4t तो 8t इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 आर टी तो आएगा और टी कितना आ गया टी इक्वल टू निकल के 1 निकल के आ जाएगा। तो टी के लिए कितने आ गई भाई 1 आग निकल के आ गया। हमने क्या करना है यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके बड़े आराम से कर लिया। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा है फाइंड द रेशियो, चैप्टर नंबर 7 से पूछा गया है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखा है A और 1 पॉइंट दे रखा है कौन सा B। A कितना रखा है 1/2 3/2, ठीक है, बस ये रिफ्रैक्शन दे दिया थोड़ा डराने के लिए, बाकी तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बीच में हमारे पास P दे रखा 3/4 5/12। आपको होता है ये क्या होता है x1, ये क्या होता है y1, ये क्या होता है x, ये क्या होता है y, ये क्या होता है x2, ये क्या होता है y2। हमने क्या रेशियो मानते हैं, के रेशियो मानते हैं, जहां पर के क्या होता है वेयर के इज इक्वल टू m1/m2, यही तो होता है। तो पहले हम क्या करेंगे कोई सी वैल्यू उठा के ले तो सब बन गया। तो हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है x इक्वल टू कहता है m2x1 प्लस में m1x2 अपॉन पे m1 प्लस में m2 क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला कहता है। अच्छा x कितना है x 3/4 दे रखा है तो 3/4 बराबर में m2 कितना है ये m1 है हमारे पास अभी ये m2 है तो m2 दे रखा है 1 इंटू x1 कितना है x1 हो गया 1/2, ठीक है, और प्लस में m1 कितना है m1 दे रखा है k इंटू पर x2 कितना है x2 दे रखा है 2 और अपॉन पे m1 प्लस में m2 जो कि k प्लस में 1, ठीक है, जो कि हो गया 3/4 ये हम मल्टीप्लाई कर देते हैं k प्लस में 1 बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस में 2k हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 3k/4 प्लस में 3/4 बराबर में आ गया 1/2 प्लस में 2k निकल के आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं इसको वहां करते हैं इसको यहाँ करते हैं 3/4 माइनस 1/2 बराबर में आ गया 2k माइनस में 3k/4 नीचे में लगाएंगे तो 3 2 6 4 1 4 4 2 8 इक्वल टू जाएगा 4 2 8k माइनस में 3k/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/8 बराबर में आ गया कितना 5k/4 4 2 8 हो गया 2 से 2 खत्म हो गया 1/5 इक्वल टू k निकल के आ गया। और k क्या होता है m1/m2 मतलब निकल के आ गया m1/m2 होता जो कि आ गया 1/5 तो 1:5 में जो है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कितना आएगा रेशियो 1:5 निकल के आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो आप स्टार्ट हो गया सेक्शन सी में हमारे 11 से लेकर 20 क्वेश्चन 3 मार्क्स से ईच है। तो पहला क्वेश्चन में 11 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास नहीं आ रहा, ये आपके 30% रिडक्शन के बाद हटा दिया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के निकालना है फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स एंड फाइंड्स द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। द नॉन जीरो find that non-zero value of k for which the quadratic equation has equal roots।
के की हमें वो नॉन जीरो वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जिसके लिए ये इसके रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, इक्वल रूट्स का मतलब देखो, इक्वल रूट्स जो होता है या टू डिस्टिंक्ट रूट होता है या कोई रूट्स ना होना, ये होता है नेचर ऑफ द रूट्स, और नेचर ऑफ द रूट डिपेंड करता है डी के ऊपर। अगर आपकी डी की वैल्यू जो है वो जीरो छोटी आती है तो नो रियल रूट्स, डी के लिए जीरो के बराबर आती है तो टू इक्वल रूट्स, और डी के लिए अगर जीरो से बड़ी आती है तो टू डिस्टिंक्ट रूट, और डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, वही हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में, और ये क्या दे रखा भैया, अच्छा, प्लस ऐसे हमें अरेंज करना पड़ेगा एक मिनट, जो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास के एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस में 1 हो गया, माइनस में 2k हो गया, और प्लस में 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, एक्स भी है साथ में, एक मिनट, जो साथ में एक्स भी है, तो हमारे पास के एक्स स्क्वायर है ना, और प्लस में 1 हो गया, और ये एक्स माइनस 2x साथ में लिखो, है ना, तो माइनस 2x को कैसे करेंगे, तो माइनस का 2kx हो गया, अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2x हो गया प्लस का, ठीक है, और प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं, इस वाले को एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो के एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2kx प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0, ऐसे अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, कितना आएगा, k प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो ऐसे ही रहने दो, माइनस का 2 जो किया था अभी इन्होंने, ये इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस में 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आ गए क्वाड्रेटिक फॉर्म के इक्वेशन पे। अब आपको होता है जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 के फॉर्म पे होते हैं, ठीक है। तो ए कितना आगे कंपेयर करने में, k प्लस 1 आ गया, अगर बी कितना आ गया, बी आ गया माइनस का 2 और k माइनस से 1 आ गया, और सी कितना निकल के आ गया, सी निकल के आ जाएगा यहाँ पे 1। तो हमें उसने कहा इक्वल रूट्स होने चाहिए, तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू पर k माइनस में 1 का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे, और माइनस से 4 इंटू ए कितना है, k प्लस में 1, ठीक है, इंटू सी कितना 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और ये आ जाएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू पर k प्लस में 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है भैया? ठीक है, तो 4 इंटू पर जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, माइनस का 4k और माइनस से 4 इक्वल टू 0 जाएगा, तो इसको ओपन करेंगे तो आएगा 4k का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 8k माइनस का 4k माइनस का 4 बराबर में 0, माइनस 4 प्लस 4 खत्म हो गए, आएगा 4k का स्क्वायर माइनस में 8 से 12k बराबर में 0 आएगा, 4k कॉमन कर लेंगे, आएगा k माइनस में 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से k निकल के आ गया 0, और यहाँ से k कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। हमें नॉन जीरो बोला था, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k तो कितनी आएगी, तो k की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3 निकल के आई है। अगर k की वैल्यू 3 निकल के आई है तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, ठीक है, इसने कहा था ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो रूट्स भी निकालें, तो मैं ये सारा पोर्शन मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप नोट कर लेना से, तो ये मिटाया था सारा मैं, k की जो है 3 आ गई, ये आप याद रखते हो, ठीक है। और हमें रूट्स भी निकालना है, तो हमें पहले नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी अच्छी वाली, k की वैल्यू पुट करके, और फिर जो इक्वेशन आएगा उसको हम लोग फिर रूट्स निकाल सकते हैं। रूट्स निकाल दो तरह के आपके पास, मिडल टर्म स्पीड मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दोनों से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर रहेगा, और k प्लस 1 तो हो जाएगा 3 प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू 3 माइनस से 1 इंटू एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आएगा एक्स 4x स्क्वायर, है ना, और माइनस का 2 इंटू पर हो जाएगा 2 इंटू पर x प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो आएगा 4x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से तो डायरेक्ट हो गया, ये होता है, इसको लिख सकते 2x का स्क्वायर, और ये हो गया, इसको अभी रहने दो, इसको लिखो 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया 2 इंटू पर a इंटू पर b, बन गया काम इक्वल टू 0, ये बन जाता है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू आ गया 1/2, दोनों इक्वल होंगे, तो 1/2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो कुछ नहीं, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर टावर है, ए बी टावर है, और पी क्यू जो यहाँ पास क्या बिल्डिंग है, तो क्या कह रहा है इसने कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप बिल्डिंग, तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री का दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, और द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और फिर अब इसकी बारी, तो इसके फुट से वहां तक कितना जाएगा 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इफ द टावर इज 30 मीटर हाइट, तो 30 मीटर हाइट दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग हाइट को मान लो हम x मान लेते हैं और ये y मान लेते हैं, ठीक है। दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो एबीसी वाला और एक ये वाला,
तो इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, पहले ट्राइंगल तो ए बी क्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो ए बी अपॉन पे बी क्यू क्या बन गया, पी अपॉन बी बन गया 10, और एंगल कितना है इसका 45 डिग्री होगा, ध्यान रखना। ए बी कितना हमारे पास 30 है, और बी क्यू कितना रखा, वाई दे रखा 10, 45 होता 1, और वाई निकल गया कितना 30 निकल के आ गया मीटर, ठीक है। ओके, तो 30 मीटर निकल के आ गया। अब जो ट्राइंगल क्या, इन ट्राइंगल पी बी क्यू पे काम करते हैं, तो पी क्यू अपॉन पे बी क्यू इक्वल दे रखा 10, एंगल कितना है हमारे पास 30 डिग्री है। अच्छा पी क्यू कितना है, एक्स हो गया, बी क्यू कितना है, बी क्यू वाई वाई कितना आ गया 30, और टेन 30 कितना होता है 1 अपॉन पे √3 होता है, तो x इक्वल टू आ गया 30 अपॉन पे √3, है ना। तो नीचे रूट को डालेंगे, √3 अपॉन पे √3 करेंगे, तो x निकल के आ गया 30 √3 अपॉन पे 3 आ गया, 3 10 30, तो x कितना आ गया, x आ गया 10 √3 मीटर इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। Two different dice are rolled together. Find the probability of getting the sum of number on two dice to be 5. ठीक है, दो पार्ट्स को मैंने एक साथ फेंका, तो कितने आउटकम्स आते हैं, टोटल होता है 36 आउटकम्स। कितने आते हैं हमारे पास, 36 आउटकम्स निकल के आते हैं। बोला कि दोनों का सम 5 होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी एक पहले डाइस को ए मानते हैं, दूसरे डाइस को बी मानते हैं, दोनों को कितना है 5, तो 5 कब कब आ रहा है, इसको जोड़ने 5 आ रहा है, इसको जोड़ने 5 आ रहा है, इसको जोड़ने 5 आ रहा है, इसको जोड़ने 5, सब लाइन से मिल जाते हैं, कितने हैं 4 हैं, और टोटल कितना 36, तो आएगा 1 अपॉन पे 9 इज आंसर, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस, अब इससे पहले मिटा लेते हैं, ठीक है, इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस, तो ये तो हो गया पहला, ठीक है। दूसरा क्या बोला इसने, इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों पे इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये तो सारे, और ये दोनों में इवन है, दोनों इवन है, और दोनों इवन है, ठीक है। और ये तो नहीं होगा, 4 वाले में दोनों इवन है, 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 दोनों, और कोई है तो दोनों इवन नहीं है, तो टोटल कितने हो गए 3 3 6 3 9, तो 9 अपॉन 36 कितना आ गया, 1 अपॉन 4 इज द आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहे if Sn denote the sum of n term then prove that S12 is equal to this and this, ठीक है। ओके अभी प्रूफ करते हैं। देखो Sn का मतलब क्या होता है, Sn का मतलब होता है n अपॉन पे 2, ठीक है, फिर आता है 2a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ये आता है Sn का मतलब। तो मैं पूछूं S12 का मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जहां पर n था वहां 12 का, तो 12 अपॉन पे 2 आ जाएगा, ठीक है, और 2a प्लस में 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी हो जाएगा, ठीक है। मैं भी कहूँगा बहुत बड़ी कर रही हूँ, तो ये जाएगा 6, जाएगा 2a प्लस में 11d हो जाएगा, ये आ गया S12 की वैल्यू, ठीक है। ये और S12 क्या हमारे पास, S12 हमारे पास LHS है, तो LHS की वैल्यू तो निकल के आ गई, ठीक है। अब RHS दो, S8 भी है, S4 भी है, तो पहले S8 निकालते हैं। S8 कितना होगा, सेम ऐसी n अपॉन पे 2, ठीक है, फिर 2a, फिर प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई d हो जाएगा, ठीक है, जो कि हो गया 4 इंटू पर 2a प्लस में 7d निकल के आ गया। ऐसी अगर मैं बात करूं S4 की, तो कितना जाएगा 4 अपॉन पे 2 जाएगा, तो जाएगा 2a प्लस में 4 माइनस 1 इंटू पर d इक्वल टू जाएगा हमारे पास कितना 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस में 3d निकल के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब RHS क्या बोलता है, RHS बोला गया था 3 मल्टीप्लाई, तो आएगा हमारे पास कितना 3 मल्टीप्लाई S8 माइनस में S4, तो S8 कितना है, S8 हो गया 4 2 8a, है ना, और प्लस में 4 7 28d, 28d माइनस में S4 कितना है हमारे पास 4a माइनस में और 6d, इस तरह से जाएगा, ठीक है, जो क्या गया 3, 8 में से 4 गए तो 4a प्लस में 28 में से 6 गए कितना आता है 22d, ठीक है, इतना आएगा। यहाँ 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 2 कॉमन कर लिया, तो कितना आएगा 2a प्लस में 11d निकल के आ गया। 3 कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई 2a प्लस में 11d निकल के आ गया, और यही तो प्रूफ करना था। देखो ना LHS के बराबर आ गया, LHS इक्वल टू आ गया RHS के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन जो है अब आपको परेशान नहीं करते हुए, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जब हम PYQ करते हैं तो हमें बहुत क्वेश्चन रिपीट मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है पिछले शायद में कल पेपर में भी पूछा गया था, ठीक है। बेसिकली ना यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस का ना कलेक्शन आपको मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है सॉल्व करना। डेली ऐसे बैठ के ना, डेली 1-2 घंटा बैठ के टाइम निकालो, डेली मैथ को ना सॉल्व करो टाइम में लगा के, कि देखो कितने 2 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, फिर एफिशिएंसी को बढ़ाओ। नेक्स्ट डे अब मैंने 2 घंटे में जो है मैंने केवल 30 क्वेश्चन किए थे, तो आप आज जो है 2 घंटे में कोशिश करूँ कि 31 क्वेश्चन करो, फिर ऐसे 2 घंटे फिर 32 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन, तो ऐसे करके अपनी स्पीड को बढ़ाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 आपके स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन 16 कह रहा है in given figure APB and AQO are semicircle and AO equal to OB। अच्छा AQO सेमीसर्कल है और AB सेमीसर्कल है, और AO जो है वो OB के बराबर है। कहने का मतलब है अगर मैं AB को जो है वो मान लेता हूँ 4x मान लिया मैंने, ठीक है, तो AO और OB बराबर आएंगे कितने 2x निकल के आएंगे, ठीक है। पैरामीटर तेरे का फिगर का 40 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालना। अच्छा ठीक है,
क्या दे रखा है हम लोग को, पैरामीटर दे रखा है, ठीक है, फिगर का कितना 40, पैरामीटर दे रखा है 40। देखो पैरामीटर का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ चलना स्टार्ट करूँ ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर ये पूरा डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का बोलते हैं पैरामीटर। तो इसे तोड़ तोड़ के निकालो। अगर मैं यहाँ चलना स्टार्ट कर, तो ओ क्यू ए यहाँ तक आगे क्या क्या चला, मैं सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया। फिर ए से स्टार्ट किया, ए पी बी, फिर से सेमी सर्कल सरकमफ्रेंस, फिर बी ओ जो है उसको ऐड कर दें, काम अपना बन गया। तो पैरामीटर क्या हो गया, पैरामीटर हो गया लेंथ, कौन सी लेंथ, ओ क्यू ए, फिर प्लस में कौन सी लेंथ, ए पी बी, फिर कौन सी लेंथ, बी ओ, इक्वल दे रखा 40। ठीक है, अब ये ओ क्यू ए, ये क्या है, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई आर होता है। ठीक है, पाई इनटू पर आर कितना होगा, डायमीटर ए ओ दे रखा हमें कितना 2x, तो रेडियस कितना हो गया, x हो जाएगा, प्लस में एपीबी, एपीबी अगेन वही पाई आर, तो पाई इंटू पर आर कितना है, डायमीटर ए बी पूरा दे रखा 4x, तो आधा हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस में बी ओ कितना हमारे पास, बी ओ दे रखा है हमें कितना 2x दे रखा है, इक्वल हो जाएगा 40। तो ठीक है, अभी हो जाएगा हमारे पास कितना कितना कितना, पाई एक्स प्लस में 2 पाई एक्स प्लस में 2x इक्वल टू 40 हो गया, है ना। तो ये जाएगा 3 पाई एक्स, तो 3 पाई एक्स प्लस में 2x इक्वल टू 40, x को 1 करेंगे इंटू 3 पाई, पाई हो गया 20/7, और प्लस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो x हो गया 66/7, और एलसीएम करेंगे 14 इक्वल हो जाएगा 40। ठीक है, तो अगर x मल्टीप्लाई 66 और 14 कितना हो गया आपके हिसाब से, ये हो जाएगा आपका 80, राइट। तो 80/7 इक्वल टू हो जाएगा 40, तो x कितना हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 40/80, इससे कैंसिल हो गया, 4 टू 8 हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, 3.5 आ जाएगा, x इक्वल कितना आ गया 3.5 निकल के आ जाएगा। अगर x 3.5 निकल के आया, इसका ए ओ कितना आएगा, ए ओ निकल के आ गया, है ना, 2x माना था हमने, 2 इंटू एक्स 3.5 कितना आ गया, 7 निकल के आ गया। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो बी ओ भी कितना आ जाएगा, वो भी 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है, बहुत सिंपल है। एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ शेड, पेन चेंज करते हैं, लिख सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा, वो इसका एरिया, सेमी सर्कल का एरिया, और प्लस में इस वाला सेमी सर्कल का एरिया, खत्म हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया क्या हो गया, इसका एरिया होगा पाई आर का स्क्वायर, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर। अब देखो डायमीटर ए ओ कितना निकल के आया, 7 आ गया। ठीक है, तो रेडियस कितना होगा 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और फिर प्लस में ये पाई आर स्क्वायर हो गया सर्कल का, लेकिन सेमी सर्कल है तो हाफ हमें लगाना पड़ेगा, फिर प्लस में अगेन 1/2 इंटू पाई इंटू पर आर का स्क्वायर। अब इस वाले का डायमीटर कितना हमारे पास, वो है दे रखा है ये 7 और ये 7, टोटल 14 हो गया, रेडियस होगा 7, तो 7 का स्क्वायर निकल के इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत करते हैं। अब हमारे पास क्या है, पाई के लिए पुट कर देते हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 49/4, प्लस में 1/2 इंटू पर 22/7 इंटू पर 49 आ गया। वे 7 7 जब 49 हो गया, 2 से 11 कटा, ये हो गया, ये तो आ गया 77। ठीक है, अब ये 2 से 11 हो गया, और 7 7 जब 49 77/4 आ गया, तो 77/4 आ गया। ठीक है, तो इसको नीचे वन करते हैं, 77 प्लस में 7 308, राइट, 7 चौकटा 300/4, जो कि आगे कितना 385 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन पे 4, ये निकल के आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो काफी अच्छे अच्छे और ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे इस साल में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा इन द फिगर फ्रॉम द टॉप ऑफ सॉलिड कोन इतना एंड बेस इतना, कोन ऑफ हाइट 4 इज रिमूव्ड बाय प्लेन, फाइंड द टोटल रिमेन सॉलिड। मतलब जो फ्रस्टम बनता है उसका हमें निकालना, फ्रस्टम जो है आपके सिलेबस से हट चुका है, तो ये हमें क्वेश्चन निकालना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा a solid wooden toy is in the form of hemisphere surmounted by a cone of same radii, the radius of the hemisphere is 3.5 and the total wood used in making इतना, find the height of the toy। हमें टॉय की पूरी हाइट निकालनी। ठीक है, देखो ये वाली जो हाइट है वो कितनी है 3.5 देखिए, 3.5 सेंटीमीटर देखिए इस तरह से। ठीक है, और इसे हम लोग मान लेते हैं कितना, इसे हम लोग मान लेते हैं h मान लेते हैं मान लो। ठीक है, तो हाइट टॉय की कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ टॉय जो हो जाएगा कितना हो जाएगा h प्लस में 3.5 सेंटीमीटर, ये निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा तो ये रेडियस कितना हमारे पास, रेडियस दे रखा है 3.5। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम दे रखा है हमें इतना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दे रखा है, मतलब कहने का मतलब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दे रखा है कितना, वो दे रखा है 1665/6। इसे सॉल्व करता हूँ कैलकुलेटर से, एक मिनट रुक जाओ, कितना निकल के आएगा ये, कैलकुलेटर ये हो जाएगा आपका, जो कि हो जाएगा
166 मल्टीप्लाई बाय 166 मल्टीप्लाई बाय 6 और प्लस में 5 1001 तो 1001 अपॉन पे 6 निकल के आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दोनों का रेडियस है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1 अपॉन पे 3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और वॉल्यूम हेमिस्फीयर 2 अपॉन पे 3 पाई आर का क्यूब होता है। ये दे रखा है इतना। ठीक है, तो हम क्या कॉमन पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं 1 अपॉन 3 और पाई आर का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। क्या बचा यहाँ पर? एच बचेगा प्लस में 1 अपॉन 3 का 2 बचा है ना, पाई और 2 आर इस ये निकल गया इक्वल कितना हो जाएगा 1001 अपॉन पे 6 हो जाएगा। ठीक है 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 ठीक है। अब 1 अपॉन 3 पाई के लिए कितनी लेनी है? 22 अपॉन पे 7 लेनी है इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना 3.5 है तो 3.5 इंटू पर 3.5। ठीक है, और एच कितना हो गया? एच तो एच है 3.5 का डबल करेंगे तो 7 निकल के आएगा इक्वल 1001 अपॉन पे 6 होगा। ठीक है, अब ये 3 2 6 हो गया है ना, 7 0.5 हो गया। ठीक है, तो 3.5 मल्टीप्लाई 0.5 ठीक है मल्टीप्लाई 22 ये आ गया 38.5 तो 38.5 एच प्लस में 7 इक्वल टू हो गया 1001 अपॉन पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 1001 अपॉन पे 38.5 करता। ठीक है, तो इस जगह हमारे पास इस ले सकते हैं h प्लस में 7 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1001 अपॉन पे 2 मल्टीप्लाई 38.5 और इससे खत्म हो जाएगा। h प्लस में 7 इक्वल टू इससे खत्म हो रहा है 26 टाइम में 26 अपॉन पे 2 हो जाएगा। कितना आएगा ये 13 तो h निकल के आ गया 13 माइनस में 7 तो h कितना आ गया? h आ गया 6 सेंटीमीटर जो है हमारे पास हाइट निकल के आ गई। हाइट निकल के आ गई तो हाइट कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर निकल के आ गई जो कि निकालो। ये हाइट किसकी है? ये हाइट निकल गया किसकी? कौन की? तो टॉय की हाइट निकाली तो टॉय की हाइट कितनी हो जाएगी? वो h प्लस में 3.5 है मतलब 6 प्लस में 3.5 जो कि आ गया 9.5 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द टॉय। क्लियर है यहाँ तक? अब फिर बाद में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर। केवल हमें हेमिस्फेरिकल पार्ट को पेंट करना है तो और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का 10 रुपए है तो टोटल कितना खर्च लगेगा वो मैं बताता हूँ। इससे मिटा रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, पहले हमें निकालना पड़ेगा इनर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलो तो ये जगह हमारे पास तो पहले एक काम करते हैं हेमिस्फीयर का एरिया निकालते हैं। हेमिस्फेरिकल पार्ट का एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, तो एरिया हेमिस्फीयर कितना आएगा हमारे पास? केवल इसको करना है तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 2 इंटू पाई 20/7 टू आर का स्क्वायर। आर कितना 3.5 तो 3.5 इंटू पर 3.5 जाएगा। ठीक है, 7 5 जा। ठीक है, तो अगर 44 मल्टीप्लाई बाय 0.5 है ना और फिर मल्टीप्लाई बाय 3.5 77 आ गया। कितना आ गया? 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 रुपए तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 77 इंटू पर 10 वो क्या आ गया? 770 रुपीस निकल के आ जाएगा टोटल कॉस्ट। किसको पेंट करना है? अगर हमें इस हेमिस्फेरिकल पार्ट को पेंट करना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। In the given figure from a cuboidal solid metallic block ये जो कैसा है cuboidal solid है बिल्कुल। ठीक है, मतलब पूरा भरा पड़ा है। डायमेंशन दे रखा है इसका LBH दे रखा है। A cylindrical hole of diameter 7 cm drilled out मतलब एक होल किया गया और पूरा का पूरा सिलेंडर वहां से खत्म करके निकाल दिया गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। देखो ध्यान से आप कैसे निकालेंगे। अगर मैं पूछता आपसे पहले बात कर सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग तो पहले सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक क्या होगा? ठीक है, अगर आपसे पूछता पहले बताओ तो आप बोलते सिंपल सी बात है 2 LB प्लस में BH प्लस में HL खत्म हो जाता। मैं पूछता क्या सारा का सारा अवेलेबल है? आपको क्वेश्चन नहीं है। क्या हट गया यहाँ पर? ये वाला पोर्शन हट गया है ना, तो माइनस करना पड़ेगा और ये भी पोर्शन हट गया माइनस करना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय और ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई आर स्क्वायर ये चीज हट गई है। ठीक है, अब और क्या जुड़ेगा साथ में? अब आप देखोगे इसके अंदर क्या है, ये आपको क्या दिखेगा सारा सारा? देखो मान के चलो ये हमारे पास क्या है, वो है वुडन है क्यूबॉइडिकल। अब इसके अंदर ड्रिल करके निकाल दिया तो उतना होल तो बचेगा ना। तो उसने बोला सरफेस एरिया बताना। सरफेस एरिया में अब ये सरफेस भी आ गया हमारे पास। कैसा सरफेस है वो इनर जो इनर पार्ट आ गया वो कैसा आ गया? वो आ गया सिलेंड्रिकल आ गया। और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? वो होता है 2 पाई आर एच। तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा 2 पाई आर एच। समझ में आया? नॉर्मल ये आ रहा
ठीक है, माइनस करना पड़ा ये क्यों, क्योंकि हमारे पास इसमें ये सारा सारा आ चुका है, लेकिन ये तो है नहीं, तो माइनस कर दिया 2πr²। अब इसको क्यों ऐड करा, क्योंकि अंदर कैसा स्पेस आ गया, इधर कैसा हो गया 2πr हो गया ऐसा से। अब हम सारे वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू LB तो आ जाएगा 15 इंटू 10 प्लस में BH, 10 इंटू पर 5 प्लस में 5 इंटू पर 15, ठीक है, माइनस में 2πr², 2 इंटू पाई के लिए कितनी हो गई 22/7 इंटू r का स्क्वायर, रेडियस कितना 7/2 है ना, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 है ना, और प्लस 2πr, तो 2 इंटू पाई हो गया, और r कितना हो गया अगेन 7/2 इंटू हाइट कितनी है, हाइट हो जाएगा उसके बराबर 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 प्लस में 50 प्लस में 15 पंचे 75, ठीक है, माइनस में 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया है ना, और 2 11 हो गया, 11 7 से 77, ठीक है, और फिर प्लस में 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, 22 7 110। तो अब ये हो जाएगा, इसे सॉल्व करके कितना आएगा, ये आएगा मेरे ख्याल से प्लस का 33 है ना, 33 निकल के आएगा ये, और आएगा 2 मल्टीप्लाई इससे 150 और कितना होगा 200, 275 हो गए। अब 275 का डबल कितना होता है, 275 का डबल होता है 550, 275 है ना, 75 150 हो गए, 150 और 400 550 हो गए, 550 प्लस में 33 कितना हो गया 583 जो है सेंटीमीटर का स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड इन गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन और पाई के 3.14 यूज करनी है, ठीक है। अब ये देखो ये पहले आ चुका है, कैसे निकालेंगे, पूरे के पूरे ये 14 है, 40 तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में से हम लोग को ये वाला पोर्शन माइनस करना है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, देखो डायमेंशन निकालो पहले इसकी, ये पूरा 14 है, चारों इक्वल पार्ट लग रहे हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पोर्शन हो गया है ना, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और हो गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और हो गया, और यहाँ से तक, इसका तो ये 4 इक्वल पार्ट दे रखे हैं। अब ये पूरा का पूरा 14 में से कितने का 3 और 3 6, 14 3 8, तो 8/4 भाग मतलब 2 2 2 और 2 करके बटा होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं बात करूं इसके रेडियस की तो 2 दे रखा होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं पहले, तो ये निकालना पड़ेगा हम लोग को, ये दे रखा कितना, ये ठीक है, फिर देखो ठीक है, इसका कुछ बनेगा, तो हमारे पास ये 2 दे रखा है, ये भी 2 दे रखा है, ठीक है। तो अगर ये 2 है तो ये 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया टोटल, ये पूरा साइड कितना हो गया 4 निकल के आ गया, ये कितना 4, तो ये स्क्वायर है, तो इसको इसका मतलब मानते हैं हम लोग इस पूरे एरिया को मानते हैं एरिया फर्स्ट मानते हैं, इस पूरे को, ये जो पूरा एरिया है इसको मानते हैं एरिया फर्स्ट। तो इसका नाम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या निकल के आएगा, वो आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ फर्स्ट। अब सारा काम है फर्स्ट के ऊपर निकालने के लिए, तो पहले एरिया फर्स्ट ही निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया फर्स्ट होगा 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल, चारों सेमी सर्कल इक्वल है हमारे पास, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और प्लस में एरिया ऑफ स्क्वायर निकलेगा, छोटा वाला जो बीच में लगा पड़ा हमारे पास। और सेमी सर्कल एरिया कितना होता है, सेमी सर्कल एरिया होता है 1/2 पाई आर का स्क्वायर, और प्लस में एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 2 से 4 हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो पाई के लिए 22 पाई के लिए 3.14 लेनी है, इंटू पर आर का स्क्वायर, आर कितना है डायमीटर का 4, तो रेडियस कितना होगा 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, प्लस में साइड का स्क्वायर, साइड कितनी 4 है, 4 का 16 हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये जगह 4 दूनी 8, 8 इंटू पर 3.14 प्लस में 16, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से, 3.14 को 8 से, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ गया, ये आ गया 25.12 और प्लस में 16, ठीक है, इसमें 16 को ऐड करेंगे तो आएगा 41.12 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल के गया, एरिया ऑफ क्या फर्स्ट। अब बात करते हैं इसमें, ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का निकल के आ गया, तो रिक्वायर्ड एरिया निकल के आ गया शेडेड रीजन का, वो एरिया ऑफ स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर कौन सा, साइड का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, माइनस में एरिया फर्स्ट कितना आ गया 41.12, आ गया 196 माइनस में 41.12, तो 196 माइनस में 41.12, तो आ गया हमारे पास 154.88 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो हमारे पास आंसर निकल गया कितना 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्लियर है तक। अब हम चलते हैं पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है, तो एक काम करते हैं डिनोमिनेटर को x मान लेते हैं, डिनोमिनेटर को हमने क्या करा x मान लिया, ठीक है।
तो न्यूमिनेटर क्या बन गया, तो न्यूमिनेटर बन गया हमारे पास 3 कम है तो x माइनस में 3 बन जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या बना हमारे पास, फ्रैक्शन बना वो बन गया x, पहले न्यूमिनेटर आता फिर डिनोमिनेटर आता, ये हमारे पास फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, दूसरे केस में ये क्या हमारे पास, ये जो फ्रैक्शन है वो ओरिजिनल फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है ये, ओरिजिनल वाला है। अब बात कर रहा है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर जो हमारे पास 2 ऊपर भी ऐड कर रहा है और 2 नीचे भी ऐड कर रहा है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन पे x प्लस में 2। ये बन गया हमारे पास क्या, ये बन गया न्यू फ्रैक्शन। क्या बन गया ये न्यू फ्रैक्शन है। अब ये कह रहा है देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29 अपॉन 20। तो न्यू फ्रैक्शन कितना हमारे पास, x माइनस में 1 अपॉन पे x प्लस में 2 है, और ओरिजिनल कितना फ्रैक्शन है, x माइनस में 3 अपॉन पे x है, कितना बन गया 29 अपॉन पे 20 हमारे पास बन जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू पर x माइनस में 1 और प्लस में x इंटू पर x माइनस 3 और फिर प्लस में 2 इंटू पर x माइनस में 3। ठीक है, और फिर अपॉन पे क्या आएगा, x इंटू पर x प्लस में 2 इक्वल टू आ गया 29 अपॉन पे 20। ठीक है, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में x स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 3x प्लस में 2x माइनस में 6 और फिर अपॉन पे x स्क्वायर प्लस में 2x इक्वल टू 29 अपॉन पे 20। ठीक है, अब ये क्या होगा हमारे पास, सही है सब कुछ, एक बार चेक करो। x, ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो 2x हो गया माइनस 6 हो गया, अब ये x स्क्वायर हो गया माइनस 6। ठीक है, तो बने कितना हमारे पास, ये बन गया माइनस का x है ना, माइनस का एक काम करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर बन गया, माइनस 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 का 4x प्लस 2 तो माइनस का 2x बन गया, माइनस 6 अपॉन पे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x बन गया इक्वल टू 29 अपॉन पे 20 बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 6 बन गया इक्वल टू बन गया 29 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2x बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारे पास 40x स्क्वायर, सही है, माइनस में 40x स्क्वायर माइनस में 40x माइनस में 120 इक्वल टू हो गया 29x स्क्वायर प्लस में 58x हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास इसको तो 40x स्क्वायर माइनस में 29x स्क्वायर है ना, और माइनस से 40x माइनस से 58x माइनस से 120 इक्वल टू 0। तो आ गया भाई 11x स्क्वायर माइनस में 8 और 5 9 98 x माइनस 120 इक्वल टू क्या बन गया 0। ये हमारे पास निकल के आ गया कितना, 11x स्क्वायर माइनस में 11x स्क्वायर माइनस में 98x और माइनस 120 इक्वल 0। अब क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ये यहाँ पर सारा मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो मिडिल टर्म स्पीड से करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो। ठीक है, मैं तो हमेशा मिडिल टर्म स्पीड से करता हूँ, अच्छा लगता है हमको। मल्टीप्लाई करने में माइनस का 100 ये आएगा 11 को 120 है तो 120 120 1320। मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 1320 और वैसे कितना आ जाए माइनस 9। तो ये होता है 110 और 12 का, तो माइनस का 110 प्लस में 12 और माइनस का 110 मल्टीप्लाई बाय 12 इस तरह से टूटता है ये। तो अगर 11x स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस में 110x, फिर आएगा कितना प्लस का 12 ना, तो प्लस का 12x माइनस से 120 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। 11x को 1 करेंगे तो कितना आएगा x माइनस में 10 है ना, और प्लस 12 को 1 करके कितना आएगा x माइनस में 10 इक्वल टू में 0 आएगा। तो x माइनस 10 एक तरफ करेंगे और आ गया 11x प्लस में 12। ठीक है, तो कैंसिल हो गया, तो एक्चुअली कितनी आ गई 10 निकल के आ जाएगी, है ना। फ्रैक्शन क्या था हमारे पास, फ्रैक्शन जो हमने माना था वो क्या था, x माइनस 3 अपॉन x था। तो इसका न्यूमरेटर कितना आ जाएगा, x माइनस में 3 मतलब 10 माइनस में 3 कितना आ गया 7 आ गया, और डिनोमिनेटर कितना था हमारे पास x, वो कितना है 10, तो फ्रैक्शन कितना हो गया 7 अपॉन पे 10 जो है हमारे पास वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 की तरफ, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। Ramkali required 2500 after 12 weeks to send her daughter to school. She achieved within first week and increase। ये जो है हमारे पास एपी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये आपके सिलेबस से रिमूव हो गया। एपी का 5.3 से जो जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो आपको सिलेबस में नहीं है इस बार, वो नहीं करने। नेक्स्ट है 23, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए हमें सॉल्व करना, अभी कर देते हैं। ठीक है, एक्स के लिए फाइंड आउट करनी है, चलो ध्यान सुनना। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये क्रॉस ना करो, 2 टू 4 हो गया, 4 इंटू पर x माइनस में 2, ठीक है, प्लस में 3 इंटू पर x प्लस में 1 अपॉन पे
2 इंटू पर x प्लस में 1 मल्टीप्लाई x माइनस में 2, ठीक है। प्रॉब्लम आ गया 23 अपॉन पे 5x आ गया, तो क्या जाएगा 4x माइनस में 8 प्लस में 3x प्लस में 3 अपॉन पे 2x प्लस में 2, ठीक है। अंदर कर दे 2 को, तो x माइनस में 2 आ गया इक्वल टू आ गया 23 अपॉन पे 5x आ गया, ठीक है। तो 4 और 3 7x हो गया, तो 7x माइनस में 5 अपॉन पर तो 2x इंटू पर x माइनस में 2 और प्लस में 2 इंटू पर x माइनस में 2, प्रॉब्लम में आ गया 23 अपॉन पे 5x बन गया, ठीक है। तो जगह 7x माइनस में 5 अपॉन पर ये जगह 4, साफ सुथरा होना चाहिए, गंदगी नहीं है ना। तो जगह 7x माइनस में 5 डिवाइड बाय, है ना, तो ये जगह 2x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 4 बराबर में कितना हो गया 23 अपॉन पे 5x निकल के आ गया। तो जगह 7x माइनस में 5 अपॉन पर तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस का 4 बराबर कितना हो गया 23 अपॉन पे 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब यहाँ पर, तो हो जाएगा 7x माइनस में 5 इंटू पर 5x बराबर आ गया 23 इंटू पर 2x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस का 4। तो एक चीज तो ये बात है, इस पेपर को ना बड़ा लेंथी बनाने की अपने आप कोशिश की थी, यहाँ पर डाटा ही कुछ इस तरह से दे रखा है, sin 35 एक्स स्क्वायर माइनस में 25x, है ना, इक्वल हो जाएगा कितना 46 एक्स स्क्वायर माइनस में 46x माइनस में 4 3 12 92, ठीक है। तो जरा सबको वहां लेके जा रहा हूँ 46x स्क्वायर माइनस में 35x स्क्वायर माइनस में 46x प्लस में 25x माइनस में 92 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 6 5 11 11x स्क्वायर माइनस में 6 में से 11x, है ना, माइनस में 92 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नहीं 21 आएगा ना, ये 21 इक्वल टू कितना 0, ये बार क्या बन गया क्वाड्रेटिक बन गया, उसको हम क्या करेंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने जहाँ पे दो तरीके हैं, या तो मिडिल स्पीड से करो अगर समझ में आता है जल्दी से, नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं वहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही कर लेते हैं, डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी का स्क्वायर कितना हो गया -21 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए कितना हो गया 11 इंटू सी कितना हो गया 92 हो गया माइनस का, ठीक है। तो ये जगह 441, ठीक है, प्लस में इस जगह 92 को एक मिनट मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 92 है ना, 4048 ठीक है, और प्लस कर देंगे इसमें कितना 441 तो 4489, तो 4489 जो है हमारे पास डी निकल के आ गया ये, ठीक है। अब x क्या होता है, x इक्वल होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में d अपॉन पे 2a होता है, जो कि माइनस का b कितना हमारे पास -21 है, तो माइनस में प्लस हो गया 21 और प्लस माइनस रूट में 4489 अपॉन पे 2a, a कितना हमारे पास a11 है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा 21 प्लस माइनस, अब 4489 का रूट क्या होता है, अब 4489 का रूट निकालता हूँ मैं, एक मिनट रूट 4489 67 होता है, तो देखा 67 अपॉन पे 22 निकल के आ गया। तो एक बार क्या करेंगे प्लस में लेते हैं 21 प्लस में 67 अपॉन पे 22 हो गया, साथ और 88 अपॉन पे 22 जो कि कितना 4 आ गया, और एक बार माइनस में लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 21 माइनस में 67 अपॉन पे 22 हो गया, तो 7 में से 1 गया तो आया 6, 6 में से 2 गया तो आएगा 4 अपॉन 22, तो अगर 20 माइनस में ना 23 अपॉन पे 11, दो रूट निकल के आ गया, तो 4 कॉमा माइनस 23 अपॉन पे 11। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो आप या तो मतलब मिडिल स्पीड तो आप रहने दो, अगर छोटे छोटे कोएफिशिएंट हो तो करो, नहीं तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही आप इसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। प्रूव दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बात तो फिक्स हो गई पूरे 2011 में भी, 12 में, 13, 14, 15, ये पूरे पांचों के पांचों साल में ये थ्योरम जरूर उठ के आए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप में भी आ सकता है। तो ये जो 10.1 जो है वो थ्योरम है, उससे आप कर लेना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की आपके स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन 25 कह रहा है इन गिवन फिगर टेंजेंट PQ एंड PR आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है। पी से टेंजेंट खींचा, पी आर और पी क्यू जो टेंजेंट है दोनों की लेंथ तो बराबर हो गया, हम लोगों को पता ही है, ठीक है। और सेंटर ओ दे रखा है, ये सेंटर ओ दे रखा है, आरपीओ 30 डिग्री दे रखा है, और अ कॉर्ड आरएस एक कॉर्ड है जो कि पैरेलल दे रखा है इसके, ये जो कॉर्ड है इसके पैरेलल है, तो फाइंड द आरक्यूएस हमें निकालना, आरक्यूएस ये वाले वैल्यू निकालना, ठीक है। एक कहां से जोड़ देते हैं इसको, इस तरह से हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ दिया हमने, ठीक है। अगर हमने इसको इससे जोड़ दिया ये,
तो ये पूरा हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये हाफ ऑफ हो गया। अगर मैंने इसको इसको मान लो मैंने x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि एंगल जो हमें निकालना है आर क्यू एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x हमारे पास होगा। अभी x क्या है वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, हमारे पास ये एंगल 30 है और दोनों साइड बराबर है इस ट्रायंगल आर क्यू पी के अंदर। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल आर क्यू पी में, हमें पता है कि पी आर जो है बराबर किसके, पी क्यू के, ठीक है। इसका मतलब जो है हमारे पास एंगल पी क्यू आर भी बराबर होगा एंगल कौन सा, क्यू आर पी के। मैंने बताया था अगर दो साइड इक्वल होते हैं उनके आमने सामने को इक्वल एंगल इक्वल होते हैं, तो अगर ये y है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी y प्लस में 30 ट्रायंगल के अंदर कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो जाएगा 2y इक्वल टू जाएगा 180 माइनस में 30 डिग्री, और 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो y कितना आ गया, 75 डिग्री निकल के आ जाएगा y। अब देखो ध्यान से, ये वाला एंगल कितना है, 75 डिग्री। अच्छा ये सेंटर से ये जो रेडियस होता है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब ये जो एंगल होता है वो 90 होता है। ये पूरा एंगल 90 है। 90 में से अगर मैं 75 माइनस कर दूं तो x निकल के आ जाएगा, बिल्कुल निकल के आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस में y हो जाएगा। तो हो जाएगा 90 माइनस में 75, तो x कितना आ गया, 50 डिग्री निकल के आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, 2x निकालना है। x निकल के आ गया, r क्यू एस होता है, ठीक है, 2x। तो 2 इंटू 15 कितना हो गया, 15 तो कितना हो गया, 30 डिग्री निकल के आ गया। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो एंगल कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री इज द राइट आंसर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लो यार थ्योरम देखो कितनी जगह, तीनों जगह काम आया। जितना भी सर्कल वाले क्वेश्चन को उसमें थ्योरम था वो काम आएगा। क्या कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 26, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी विद बेसिस 7 सेंटीमीटर एंगल बी 60 डिग्री। तो ये जो है आपके सिलेबस में नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि केवल 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है और 11.2 पूरी आ रही है। बाकी जो ट्राइंगल वाला पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है, तो ये हमने नहीं करना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। तो ये टावर मान लो, ये टावर है, तो कितना एंगल एलिवेशन 30 डिग्री है, ठीक है। एंड दैट ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग स्टफ फिक्स ऑन द टॉप ऑफ टावर 60 डिग्री, और इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है। तो उसका जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। नाम देते हैं हम लोग, ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी, नाम दे दिया हमने। द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ 5 मीटर, ये 5 मीटर दे रखा। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, ठीक है। ये होगा 90 डिग्री का एंगल। अब बात करते हैं पहले दो ट्राइंगल यहाँ पर डी बी सी पे बात करते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल डी बी सी की बात करा, तो डी सी अपॉन पे बी सी इक्वल हो जाएगा tan 30 डिग्री, ठीक है। अब डी सी कितना हमारे पास x है, अपॉन बी सी कितना y, tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x√3 इक्वल टू y निकल के आ गया। इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बड़ा ट्राइंगल बात करते हैं ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी के ऊपर बात करते हैं, तो ए सी अपॉन पे बी सी इक्वल टू कितना आएगा, tan एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। अच्छा ए सी क्या है, ए सी है 5 प्लस में x है, तो x प्लस में 5 हो गया, और बी सी कितना हमारे पास वो y है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 60√3 होता है। तो x प्लस में 5 कितना आ जाएगा, y√3 आ जाएगा, और y कितना है, x√3 यहाँ पुट कर देंगे। तो x प्लस में 5 इक्वल टू x√3 मल्टीप्लाई √3, तो जाएगा x प्लस में 5 इक्वल टू जाएगा 3x, और 3x माइनस में x इक्वल टू 5 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 5 हो जाएगा। x कितना आ गया, 2.5 निकल के आ गया। और हमने x क्या माना था, x ही तो हाइट ऑफ टावर थी, तो हाइट ऑफ टावर इक्वल 2.5 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉक्स कंटेन 20 कार्ड्स नंबर 1 to 20, a card is drawn at random from the box and the probability that the number number on the drawn card is divisible by या तो 2 से डिवाइड हो या फिर 3 से, ओके। तो 2 से भी लिख सकते, 3 से भी, 2 वाले लिख लेते पहले। तो 2 वाले लिख लेते हम लोग पहले, तो हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, और 20 2 वाले हो गए। अब 3 वाले लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 3, है ना, 3 और 6 तो हो गया, 3 6, उसका 3 6 9, है ना, 9 12 तो हो गया, 12 और 15 हो गया, 15 के बाद आता 15 से 18 तो हो गया, है ना। उसके बाद 3 15 18 तो हो गया, बस 3 9 और 15, ये 3 तो होंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फर्स्ट की, तो कितना आएगा 13 अपॉन पे 20 निकल के आ जाएगा। दूसरा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद के पार्ट में आते हैं और फिर और या फिर वन के टेबल में आते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से हो गया हमारे पास, वो हो जाएंगे 1 प्राइम नंबर, तो ध्यान रखना। तो हो जाएगा प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, वो हो गए 2 होगा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, नहीं 9 नहीं होता, 11 हो गया, है ना, 13 हो गया, 17 हो गया। इस तरह से ये प्राइम नंबर होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 और 19,
है ना, ये प्राइम नंबर होगा। तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रोबेबिलिटी निकालने अगर हम दूसरे की तो आएगा 8 अपॉन पे 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 2 अपॉन 5 इज द प्रोबेबिलिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ ए बी सी डी आर दिस अदर व्हाट इज कोलेटर फाइंड द एरिया। ये आपके एक पोर्शन डील होगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोलेटर बनता है इस तरह से हम लोग क्या करते थे उसमें, इसको ट्रायंगल को डिवाइड करके इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया निकाल दोनों को जोड़ते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल पोर्शन रिमूव हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 आपके स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन में 30 कह रहा है अ वेल ऑफ डायमीटर 4 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक हमारे पास क्या है, कुआं है, खोदा गया, उसकी हाइट कितनी है हमारे पास 14 मीटर से खोदा गया गहरा, ठीक है, इस तरह से, और डायमीटर दे रखा 4 मीटर, 4 मीटर जो हमारे पास क्या है डायमीटर दे रखा है। The earth taken out is spread evenly all around the well to form a 40 centimeter high embankment। तो इसकी जो हाइट दे रखी है 40 सेंटीमीटर जो है हाई एम्बैंकमेंट, ये शेप का दे रखा है ना, बनाने के लिए कर रहे हैं। फाइंड द विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट, हमें जो ये एम्बैंकमेंट की विड्थ निकालनी, ये हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसे x मान लेते हैं, ठीक है, समझ में, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, ये मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। तो ये खोदने के बाद ना इसके ऊपर चारों ओर ना इस तरह से बिछा दिया मिट्टी, है ना, जो मिट्टी वहां से निकली, जो वाली मिट्टी निकली वो इसके ऊपर चारों ओर से इस तरह से हमने बना दिया। और हमारे पास ये क्या है, ये इस फॉर्म को एम्बैंकमेंट बोला गया, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल से ये कि जितना वॉल्यूम निकाला उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, जितना वॉल्यूम मिट्टी निकाला है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अभी एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालो, उसका वॉल्यूम तो निकालोगे पाई आर स्क्वायर, इसका कैसे निकालोगे, ये भी सिलेंडर है, लेकिन क्या सिलेंडर है, थोड़ा सा हॉलो है। तो कैसे निकालते हैं, पूरे बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकल के आएगा। अब मान के चलो इसका इसका रेडियस कितना 2 है, ये कितना दे रखा है हम लोग को 2 दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, इसका वॉल्यूम कितना, पहले ये निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट निकालो पहले, अर्थ टेकन आउट कितना होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। तो पाई कितना लेना 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू एच कितना 14 हो गया, 7 2 14 हो गया, 4 2 8 हो गया, तो 22 मल्टीप्लाई 8 हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 176 मीटर स्क्वायर, ये वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम जो है वहां पर निकाला गया, ठीक है। अब ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम एम्बैंकमेंट के। अब वॉल्यूम एम्बैंकमेंट क्या होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये जो है हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास का बड़ा आर, और ये मान लेते हैं छोटा आर हो गया। तो बड़ा आर कितना हो जाएगा, बड़ा आर होगा ये एक्स है इसकी विद, और ये रहेगा 2, तो बड़ा आर हो जाएगा एक्स प्लस में 2, और छोटा आर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट जो होगा वो कितना होगा, वो देगा पाई बड़े आर स्क्वायर एच में से पाई छोटे आर स्क्वायर एच को माइनस कर देंगे, ठीक है, सिंपल है यहाँ पर। तो पाई एच कॉमन करते हैं, पाई एच कॉमन कर आर स्क्वायर माइनस में छोटे आर का स्क्वायर निकल के आ गया, ये हो गया वॉल्यूम एम्बैंकमेंट। तो ये इसके इक्वल होगा, तो ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 पेन चेंज करते हैं, तो 176 किसके बराबर होगा, तो 176 बराबर है पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट कितना है इसका 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, क्योंकि सारा मीटर में दे रखा है, तो अपॉन पे 100 आएगा, कितना का 0.4, तो 0.4 आ गया, इंटू बड़े आर का स्क्वायर, बड़ा आर कितना है, बड़ा आर है x प्लस 2, ठीक है, इसको लिख सकते हैं बड़े आर प्लस में छोटा आर इंटू पर बड़ा आर माइनस में छोटा आर, इजी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से कर देते हैं। तो जगह 176 को 7 से करते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई करके चलते हैं, ठीक है, 176 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 7 से, ये क्या 1232, तो 1232 अपॉन पे 22 मल्टीप्लाई 0.4 इक्वल टू हो जाएगा, बड़ा आर कितना हमारे पास x प्लस 2 है, तो x प्लस में 2 प्लस छोटा आर कितना हो गया 2 हो गया, इंटू हो जाएगा बड़ा आर x प्लस में 2 माना छोटा आर कितना हो जाएगा x हो जाएगा, छोटा कितना 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो देगा इसको डिवाइड करेंगे कितना 22 से डिवाइड बाय 22, तो 56 डिवाइड बाय 0.4 140, ये पूरा आ गया 140 बराबर में आ गया, इस जगह x प्लस में 4 और ये आ जाएगा x आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 4x इक्वल टू 140, क्या एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 140 इक्वल टू 0, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हमें x निकालना है, यहाँ सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, प्लस में 14x माइनस में 10x माइनस में 140 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म्स फिर से किया, तो x कौन करोगे तो आएगा x प्लस में 14 माइनस में 10 कॉमन करोगे तो आएगा x प्लस में 14 इक्वल टू 0, तो एक बार x प्लस में 14 एक तरफ कॉमन करेंगे तो आएगा x माइनस में 10 इक्वल टू 0, यहाँ से x कितना आ गया माइनस का 14 आ गया, और यहाँ से x कितना आ गया 10 आ गया, माइनस 14 हो नहीं सकता, विद नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x इक्वल टू 10, तो 10 सेंटीमीटर नहीं 10 जो है हमारे पास मीटर इज द विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट, कितना आ गया 10 मीटर जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जितना वॉल्यूम निकल के हमारे यहाँ से जितना वॉल्यूम ये है उतना ही वॉल्यूम जो है एम्बैंकमेंट का होगा, और एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग, थोड़ा हॉलो है तो पाई बड़े आर का स्क्वायर एच माइनस पाई छोटे आर का स्क्वायर एच, ये निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन आज के क्वेश्चन 31, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना।
13 में क्या कह रहा है आपको, कह रहा है वाटर इज फ्लोइंग एट द स्पीड एट द रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो रेट जो है हमारे पास क्या है, यहाँ से पानी बह कितना जा रहा है, वो जा रहा है 2.52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, 2.52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। कहाँ जा रहा है, टैंक पे जा रहा है। द रेडियस ऑफ हुज बेस इज, इसका बेस का रेडियस कितना हमारे पास, रेडियस दे देगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, बड़ा आर मानते हैं 40 सेंटीमीटर, तो आर दे देगा कितना 40 सेंटीमीटर दे देगा, ठीक है। इफ द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द वाटर इज 3.515 आधे घंटे के अंदर, तो 3.15 आधे घंटे मान लो पूरा भर जाता है, तो 3.15 जो है इसकी हाइट दे रखी है, हाइट कितनी रखी है इसकी 3.15 मीटर, ठीक है। और कब तक भर रहा है, लगातार आधे घंटे तक भरा गया है। तो इंटरनल डायमीटर निकाला है पाइप का, तो मान लेते हैं इंटरनल डायमीटर जो है इसका, वो रेडियस जो है वो मान लेते हैं हम लोग कितना, एक्स मान लेते हैं, ये आर छोटा आर मान लें, रेडियस क्या इसका आर मान लेते हैं, डायमीटर डबल करके निकाल देंगे, तो आर मान लेते हैं, ठीक है। तो रेडियस क्या मान लेंगे ना, लेट रेडियस इक्वल टू देगा, रेडियस इक्वल टू मान ले आर, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना, तो आधे घंटे से लगातार ऐसे पानी गया, तो आधे घंटे का पानी का जो वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। सिंपल सी बात, देखो आधे घंटे के अंदर जितना वॉल्यूम ऑफ पानी अंदर गया, पाइप से होके गुजरा, उतना ही टैंक के अंदर भरा गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर passes through this pipe in half an hour is equal to the volume of the water stored in the tank। रेट है 2.52 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर उसमें कर लेते हैं, तो रेट जो है हमारे पास, तो 2.52 किलोमीटर गया 1000, ठीक है। हमसे पूछा गया है कितने घंटे के लिए, ये पूछा गया हमें कितना, आधे घंटे के लिए। अगर एक घंटे में इतनी रेट है तो आधे घंटे में कितना होगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जगह 2 से कटा कितना 1.2 से 4 से, तो ये जगह बस मल्टीप्लाई 1000 होता है, तो आएगा 1260 मीटर जो है हमारे पास, इतना जो है वो रेट, इतना रेट मतलब इतनी जो लेंथ होगी हमारे पास, लेंथ ऑफ वाटर कितना होगा 1260 मीटर निकल के आ जाएगा। ये इसकी हम लोग हाइट मान सकते हैं, बेसिकली इसकी इस पूरे पाइप की हाइट मान सकते हैं, ठीक है, इतना मीटर हो गया। अब तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर इसके बराबर होगा, तो पाई बड़े आर का स्क्वायर इंटू बड़ा एच हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर हमें निकालना है, तो आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी आई है 1260 इक्वल टू आर स्क्वायर, बड़ा आर कितना 40 सेंटीमीटर, तो 0.4 इंटू पर 0.4 मीटर में कन्वर्ट किया, इंटू हाइट कितनी है 3.50 निकल के आई है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 3.15 अपॉन पे 1260 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रुक जाओ, फटाफट से मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करते हैं, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3.15, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना है 1260, ये आ गया हमारे पास आर स्क्वायर बराबर में आ गया 0.0004, तो आर हो जाएगा रूट में 0.004 जो कि आ जाएगा 0.004 जो कि आ गया, जो कि आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। डायमीटर पूछा हो जाएगा डबल इसका, तो डबल ऑफ 0.02 हो जाएगा 0.04 मीटर इज द, वो हो जाएगा हमारे पास क्या डायमीटर, लेकिन इससे कन्वर्ट करते हैं किसमें, सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 सेंटीमीटर मान लो, तो 4 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ द पाइप निकल के आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो हमने क्या करा, पहले रेट से हमने क्या करा, लेंथ निकाली आधे घंटे तक की पानी की, ठीक है, तो 1260 हो गया, और उसमें हमने क्या निकाला, वॉल्यूम निकाल लिया, वो वॉल्यूम इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से डायमीटर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो यहाँ पर हो गया 2015 का पेपर पूरा का पूरा सॉल्व। इसकी प्रैक्टिस करो, और जो भी नहीं आता ग्रुप में डाउट करके पूछ सकते हो। अगर कोई इसमें एरर होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो 2016 के पेपर को लेकर, तब तक के लिए हरे कृष्णा।